गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फ्रॉम मेन। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट हमने पढ़ा था कि उस एग्रीमेंट में ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे पे करेगी फर्म। ये सारी बातें हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी, जिस चैप्टर का नाम था पार्टनरशिप फंडामेंटल। लेकिन क्या ऐसा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होल ईयर सबके लिए एक जैसा रहे, जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो सबके लिए एक जैसा रहे? ऐसा भी नहीं है। ए बी और सी तीन पार्टनर है, क्या ऐसा है कि वो पूरी जिंदगी भर तीनों पार्टनर वही रहेंगे? आंसर है इसका नो। मीन ए बी और सी जो पार्टनर है, जरूरी नहीं कि वही लोग पार्टनरशिप को चलाए, अदर लोग भी उस पार्टनरशिप को चला सकते हैं। उस पार्टनरशिप के अंदर चेंज हो सकता है। आज उनके बीच इक्वल रेशियो है, ए बी और सी के बीच। हो सकता है कल उनके बीच रेशियो चेंज हो जाए। ए बी सी और पार्टनर है, बी उसमें एक्सपायर हो जाए, ए और बी दो पार्टनर रह जाए, बी उसमें से रिटायरमेंट ले सकता है, डी उसमें नया पार्टनर आ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी पार्टनरशिप में कोई भी चेंज होता है, उस चेंज को कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन। और रिकंस्टिट्यूशन का डायरेक्ट मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब भी चेंज हो जाता है तो उसको रिकंस्टिट्यूशन का। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर चेंजेस कैसे होते हैं, उस चेंजेस की सिचुएशन में हम किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कौन कौन से उसके टॉपिक रहेंगे, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। A change in the nature of relationship among the partners affected through a fresh agreement under which the existing business continues is called reconstruction। कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच पुराने वाली पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ओल्ड रिलेशनशिप अगर खत्म हो जाएगी, उनके बीच एक नया एग्रीमेंट क्रिएट किया जाएगा और बिजनेस वैसे का वैसा रहेगा, बिजनेस में कोई चेंज नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे रिकंसिलिएशन। स्टेट्स ऑफ रिकंसिलिएशन, किसकी वजह से इसमें रिकंसिलिएशन हो सकता है? फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जब पार्टनर के बीच प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो जाता है तो उस सिचुएशन में वो सिचुएशन रिकंसिलिएशन की कहलाएगी। सेकंड है एडमिशन ऑफ पार्टनर, किसी न्यू पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं। थर्ड, कोई पार्टनर उसमें से रिटायरमेंट लेके जा रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है। फोर्थ है उसमें अमलगामेशन ऑफ टू फर्म्स, कोई भी दो एक जैसी फर्म है उन फर्म्स को आपस में मिला दिया जाए। ऐसी सिचुएशन में भी रिकंसिलिएशन की सिचुएशन क्रिएट होगी। और उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैक्रिफाइस वर्ड को डिफाइन कर लेते हैं। सैक्रिफाइस वर्ड का मीन होता है कि कुछ छोड़ देना, त्याग देना, गिव कर देना। तो यहाँ जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो है उसके शेयर से, जो उसके पास उसका शेयर है, जो उसको प्रॉफिट में से आज तक शेयर मिल रहा था, वो शेयर उसके लिए मतलब उसको हम छोड़ने की बात करें। सैक्रिफाइस रेशियो का मीन क्या हुआ कि रिकंस्टिट्यूशन के टाइम कोई भी पार्टनर अपना शेयर किसी वजह से छोड़ रहा है, किसी भी वजह से छोड़ रहा हो, और वो शेयर किसके लिए छोड़ रहा हो? अदर पार्टनर के लिए, न्यू पार्टनर के लिए या एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए। तो ऐसी सिचुएशन कहलाएगी रिकंस्टिट्यूशन की, तो कहलाएगी। साथ में जो उसने शेयर सैक्रिफाइस किया है, छोड़ दिया है, वो कहलाएगा उसका किस रेशियो में उसने सैक्रिफाइस किया, वो कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद है इसमें इसका फार्मूला रहेगा आपका सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मीन ओल्ड रेशियो इसमें से ज्यादा होगा और न्यू रेशियो कम होगा, तभी सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आएगा। नेक्स्ट है इसमें मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम द पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय न्यू और एग्जिस्टिंग पार्टनर। कि रिकंस्टिट्यूशन के टाइम, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब जब भी पार्टनरशिप में कोई भी चेंज हो जाता है उस टाइम किसी पार्टनर को कुछ भी रिसीव होता है, कौन सा से रिसीव होगा, जो किसी दूसरे पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, जो किसी दूसरे पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया वो किसी भी पार्टनर को मिल रहा है, गेन हो रहा है, वो कहलाएगा उसका गेनिंग कहलाएगी। और जिस रेशियो में वो गेन कर रहा है दैट इज द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फार्मूला न्यू रेशियो है उसका, उसमें से आप ओल्ड रेशियो माइनस कर दीजिए। मान लीजिए पहले वो 10 रुपीज ले रहा था और न्यू रेशियो में वो यदि 12 रुपीज ले रहा है तो इट मीन उसका 2 रुपीज क्या हुआ, और उसने गेन किया। ये फार्मूला याद रखने की बजाय आपको सिर्फ एक ही बात करना है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो में से आपको न्यू रेशियो माइनस कर देना है। यदि पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस रेशियो, नेगेटिव आता है तो गेनिंग रेशियो, और जीरो आता है तो नो चेंज। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अशोक, भीम एंड चेतन आर 3 पार्टनर्स and the old ratio is given 3/6, 2/6, 1/6. New ratio is 1/3, 1/3, 1/3. अभी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला था हमारा ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 1/6, इसमें से माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे -1/6। प्लस का है तो सेक्रीफाइस, माइनस का है तो गेनिंग रेशियो, और इसमें कोई चेंज नहीं है तो इसको कहेंगे हम नो चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। यहाँ अशोक ने सेक्रीफाइस किया है और भीम ने उसको कोई चेंज किया है, चेतन ने गेन किया है। सेक्रीफाइस करने वाले को आप हमेशा क्रेडिट करेंगे और गेनिंग करने वाले को आप हमेशा डेबिट करेंगे। ये पूरी पार्टनरशिप का बेसिक फार्मूला है, याद रख लो इस पॉइंट को कि सैक्रिफाइस करने वाले को क्रेडिट करना है, गेनिंग रेशियो वाले को डेबिट करना है। सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट करने का मतलब क्या है, जिस पार्टनर ने अपने प्रॉफिट छोड़ दिए हैं कि मैं ये प्रॉफिट इस पार्टनर के लिए छोड़ रहा हूँ, सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, क्या उस पार्टनर को उसके बदले में कुछ कंपनसेशन मिलनी चाहिए, यस उसको मिलनी चाहिए, और वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। दूसरी बात, यदि किसी पार्टनर को कुछ उसने फर्म से रिसीव किया है, गेन किया है, तो गेन करने का मतलब क्या है कि उसके बदले में उसे अदर पार्टनर को कुछ कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, और पे करनी पड़ेगी तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका गुडविल। गुडविल मीन गुड प्लस विल मीन good desire by the businessman, the old customer will visit again and again on his shop. किसकी शॉप पे बार बार वही कस्टमर आए वो उसकी गुडविल कहलाए। कि मीन उस बिजनेस को कितने लोग जानते हैं, उस बिजनेस का प्रोडक्ट कितने लोग यूज करते हैं, कितने लोग बार बार उसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। जैसे ब्रिटानिया है, टाइगर 555 है, कई ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जो हम बचपन से खरीदते आ रहे हैं। रीजन क्या है कि वो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है, उस प्रोडक्ट को हम घर में यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी है, उसकी ब्रांड वैल्यू है, उसका नेम। तो जो गुडविल है, गुडविल का मीन यही है, गुडविल इज द मॉनेटरी बेनिफिट दैट इज जनरेटेड आउट ऑफ our best reputation and the good relation with the customer। कि ये मॉनेटरी बेनिफिट है कि हमारे रिलेशन कैसे हैं पब्लिक के साथ, वहां से इसमें मतलब जनरेट। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। गुडविल का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, उस बिजनेस का नाम। फर्स्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस, कि यदि आपका बिजनेस अच्छी जगह पे है तो उसकी सेल ज्यादा होगी, उसकी गुडविल ज्यादा होगी, उसकी ब्रांड वैल्यू
ज्यादा होगी। मीन आपका बिजनेस ऐसी जगह जहाँ ट्रांसपोर्ट आ जा सकता है, तो उसके लिए क्या है कि आप आपके बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी, सेल सेल भी ज्यादा होगी, कस्टमर बार बार आएंगे, ट्रांसपोर्ट वहाँ अच्छा है, और यदि लोकेशन अच्छी है और जहाँ पे मतलब कस्टमर डेली विजिट करते हैं, तो जनरल सी बात है कि कस्टमर से ही इसका रिलेशनशिप है, और लोकेशन ऑफ बिजनेस आपके लिए मायने रखती है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, क्या आपने बिजनेस किस टाइप का किया हुआ है। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड स्टेबल है, जिनके उनकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता, तो वो उस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। एग्जाम्पल लेके चले हम, जैसे कि मान लो कि शर्ट्स है, जिसको हम गारमेंट्स कह सकते हैं, और अदर कोई भी प्रोडक्ट हम डेली वेयर की जो भी चीजें हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो ऐसे जो प्रोडक्ट है जिनकी डिमांड स्टेबल होती है, खाने पीने की जो चीजें हैं, उनकी गुडविल ज्यादा होती है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यदि आपके बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, तो उसकी एवरेज में वो उस बिजनेस की गुडविल कम होगी जिसमें मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी जिस बिजनेस की अच्छी है, तो समझो गुडविल ज्यादा होगी। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब कि आपके जैसा बिजनेस करने वाले कितनी और कंपनियां, कितने और बिजनेस मार्केट में है, आपका मार्केट में कितने परसेंट का शेयर है। यदि केवल आपका बिजनेस है, आपने ऐसी कंपनी बनाई हुई है जो उस प्रोडक्ट का उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, केवल आपकी फर्म ही ऐसी फर्म है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, तो आप उसको जिस रेट पे चाहे उसको सेल कर सकते हैं, और जितना ज्यादा प्रॉफिट चाहे अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें स्पेशल एडवांटेज। स्पेशल एडवांटेज का मतलब, यदि कोई पार्टनरशिप फर्म अच्छे मतलब कस्टमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, लाइक इंपोर्ट लाइसेंस है, फॉरेन कोलैबोरेशन, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, ये सारी भी पॉइंट्स हैं। यदि ये बातें हमारे बिजनेस में है, तो हमारे बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। नेक्स्ट है इसमें नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल का वैल्यूएशन है वो क्यों जरूरी है, कि गुडविल को वैल्यूएट कैसे करेंगे। वैसे तो जनरल सी बात है, गुडविल को वैल्यूएट हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। गुडविल का जो रिलेशन है वो किससे है, प्रॉफिट से है। प्रॉफिट से है, जो जितने प्रॉफिट हमने अर्न किए हैं, उस प्रॉफिट से उस गुडविल का रिलेशन। तो कौन कौन सी इसमें रिक्वायरमेंट है कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि जो पार्टनर है उनके बीच प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो जाए। 1:1 का उनके बीच रेशियो था, 1/3 और 2/3 होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको गुडविल वैल्यूएट करनी होगी, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो गुडविल से रिलेटेड है, प्रॉफिट के द्वारा हम एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ABC3 पार्टनर है, किसी न्यू पार्टनर को हम एडमिट करने जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करना है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर हमारे बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, उस सिचुएशन में भी हमें उसको उस प्रॉफिट का शेयर पे करना पड़ेगा, वो एज ए हम गुडविल शेयर पे करेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर, कोई भी पार्टनर एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी जो एग्जीक्यूटर्स हैं, उसके जो सक्सेसर्स हैं, उनके उनकी फैमिली को हम गुडविल का शेयर एज ए प्रॉफिट पे कर देंगे। अमलगामेशन ऑफ टू फर्म्स, कि मान लो एक फर्म ये है और एक फर्म ये है, दोनों फर्मों को आपस में जब मिलाया जाता है, उस टाइम में पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंज होगा। इससे क्या है, उस टाइम पे भी गुडविल की वैल्यूएशन होगी। ये जितने भी 6 पॉइंट थे, ये 6 के 6 पॉइंट किसके हैं, रिकंस्टिट्यूशन के पॉइंट है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब भी चेंज होगा, उसी टाइम पे आपको क्या करना है कि आप उस सिचुएशन को रिकंस्टिट्यूशन मानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज मानेंगे। ऐसी सिचुएशन में गुडविल को वैल्यूएट किया जाएगा।
नेक्स्ट इसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, जब पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद हो जाता है या उसको सेल करना होता है उस टाइम पे गुडविल को वैल्यूएट किया जाएगा। कौन कौन से मेथड है इसके? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्स्ट है आपका प्रॉफिट बेस्ड मेथड। प्रॉफिट बेस्ड मेथड में आपके तीन मेथड रहेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट पढ़ते हम, और सेकंड है इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। ये 5 मेथड है गुडविल के। ये 5 के 5 मेथड आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कई बार कैपिटलाइजेशन से पूछ लेते हैं, कई बार प्रॉफिट से पूछ लेते हैं। तो ये मेथड मैं आपको एक एक करके भी बता रहा हूँ। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज और सुपर प्रॉफिट की कैपिटल बेस्ड मेथड है। फर्स्ट आपका कि जो हम एवरेज प्रॉफिट वाला कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड करने से पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे कि एडजस्टेड प्रॉफिट होते क्या है। कि जो भी प्रॉफिट्स हैं उसमें आप नॉर्मल इनकम, रिक्यूरिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम उसको आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। क्योंकि जो हमारे पास प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट हो सकता है उसमें कुछ एडजस्टमेंट बाकी रह गई हो, तो उसके लिए जो भी एडजस्टमेंट है वो हम एक एक करके यहाँ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आपका इसमें नॉर्मल इनकम है या रिक्यूरिंग इनकम। रिक्यूरिंग इनकम का मतलब जो इनकम बार बार हो रही है, या ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस के ऑपरेशन के दौरान है। तो उस टाइम पे जो भी इनकम ऐसी जनरेट हो रही है, यदि प्रॉफिट में उसको ऐड नहीं किया गया है तो उस इनकम को ऐड कर दिया जाएगा प्रॉफिट के अंदर। इस तरह से एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट है अबनॉर्मल इनकम, नॉन रिक्यूरिंग इनकम। अबनॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल ना हो, कभी कभार होती हो। नॉन रिक्यूरिंग जिसकी रिपीटिशन ना हो सकता है वो लॉटरी हो सकती है, क्रॉसवर्ड, हॉर्स रेस, रेंट रिसीव, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इस तरह की जो भी इनकम है उसको हम प्रॉफिट में से लेस कर देंगे और वो कहलाएगा आपके एडजस्टेड प्रॉफिट। थर्ड है इसमें से प्रॉफिट में से लेस करेंगे हम नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस, या फ्यूचर एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वो एक्सपेंसेस जो नॉर्मल है इनके लिए, बिजनेस के ऑपरेशन के लिए कंपलसरी है, या कोई फ्यूचर में होने वाला कंपलसरी एक्सपेंसेस है, उस एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे। एग्जांपल हो सकता है इसमें इंश्योरेंस ऑफ एनी पार्टनर्स, इंश्योरेंस ऑफ एनी एसेट्स, रिम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, डेप्रिसिएशन। ये आइटम इसमें से हम माइनस कर देंगे और एडजस्टेड प्रॉफिट आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉस, ऐसे एक्सपेंसेस और लॉस जो बार बार नहीं होकर के एक आध बार होते हैं, जैसे कि हो सकता है लॉस हुआ, फायर लॉस हुआ, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, ये लॉस बार बार नहीं होंगे। इन लॉस को हम दोबारा से उसमें ऐड कर देंगे, इसको बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। फर्स्ट आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है कि लास्ट ईयर के जितने भी प्रॉफिट है, लास्ट फ्यू ईयर्स के कुछ हम प्रॉफिट ले लेंगे, पास्ट फ्यू ईयर के कोई प्रॉफिट लिया, उनको नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड करें तो वो आ जाएगा आपके पास एवरेज प्रॉफिट। जैसे लास्ट ईयर का 10 रुपीज प्रॉफिट है, उससे लास्ट का 20, 30, टोटल हुआ इसका 60 रुपीज, 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट को, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हमने जो 20 रुपीज प्रॉफिट कमाया, हम ये मान के चलते कि हमारी एवरेज पर ईयर की 20 रुपीज रही। और उसके बाद है इसमें कैसे इसमें वैल्यूएट कैसे किया जाएगा। नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस फॉर द लास्ट ईयर 3 years 10,000, 20,000 and 30,000 respectively, and the partner decided to calculate the goodwill based on 2-year purchase of average profit। कि पार्टनर ने गुडविल को डिसाइड करना बताया कैसे करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। 10,000, 20,000, 30,000 टोटल करो, 60,000
डिवाइड कर दो उसको नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ ईयर आपके यहाँ 3, तो वो हो जाएगा आपके पास 20,000 रुपीज के आपके पास प्रॉफिट। उसके बाद बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज का मतलब क्या है? ये 2 ईयर परचेज का मीनिंग है कि जब भी वो बिजनेस हम किसी को सेल करेंगे, उसको कम से कम 2 साल तक कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। इतना प्रॉफिट वो अपनी जगह पे बैठे बैठाए कमा सकते, इसको कहते हैं परचेज, 2 ईयर परचेज की मीन वो प्रॉफिट जो उसको बिना किसी मेहनत के रिसीव हो जाएगा, उसे ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, उस पीरियड की बात कर रहे हैं। तो 20,000 रुपीज की एवरेज प्रॉफिट है। 2 ईयर परचेज का मतलब है उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो एवरेज प्रॉफिट को, तो गुडविल हो जाएगी आपकी 40,000। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वो बिजनेस सेल करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे 40,000 रुपए के प्रॉफिट खरीदने वाले को ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे। उसके पास वैसे के वैसे पुराने कस्टमर रहेंगे, वही रिपीट होंगे, उसको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब है कि जो भी आपके पास प्रॉफिट है, उन प्रॉफिट को आपने वेटेज प्रोवाइड कर दिया। जैसे 2010 का था उसको 1, 11 वाले को 2, 12 को 3, ये आपको क्वेश्चन में वेटेज गिवन मिल सकते हैं। तो कैसे इसमें करेंगे हम? प्रॉफिट तो फर्स्ट ईयर का था आपका 10,000, वेट उसको 1 प्रोवाइड किया था, दोनों की मल्टीप्लाई करो 10,000। सेकेंड 15,000, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 30,000। 12 का 20,000, 3 से मल्टीप्लाई करो 60,000। इसी तरह 4 का 25, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख। टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट हुआ आपका 2 लाख रुपीज। इस रो का जो टोटल है वो आपका हो जाएगा 2 लाख रुपीज। टोटल वेट कितना है? 10। इसको आप 10 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी आपके पास 20,000 रुपीज। 3 ईयर परचेज पे मान लो कैलकुलेट करना, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 60,000। जो मैंने आपको रजिस्टर्ड प्रॉफिट बताए थे, वो उस फार्मूले के हिसाब से आप इसमें से माइनस कर सकते हो, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। क्या क्या हमने इसमें किया था? सबसे पहले उसको वेट किए, फिर हमने फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया ये, और फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमने ये टोटल किया, और फिर डिवाइड द टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल वेट्स। टोटल वेट से आपने उसको डिवाइड कर दिया, और उसके बाद मल्टीप्लाई द वेटेज एवरेज प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस तरह से आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट मेथड आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। मीन सुपर मीन ज्यादा, प्रॉफिट आपको पता ही है। सुपर प्रॉफिट का मतलब कि हम कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो। चलिए, सुपर प्रॉफिट मीन द एक्सेस ऑफ द एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट हमें कमाने चाहिए थे, एक्चुअल में जो हमें कमाने चाहिए थे, या फिर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें। एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट से जितने ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, वो प्रॉफिट कहलाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। यानी कि हम ये बात भी कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट जो होंगे, जनरली मान लो हम ये मान के चलते हैं कि 100 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद मान लो हम 10 रुपीज प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना हुआ रिटर्न, कितनी हुई? 10%। कि 100 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद हमने प्रॉफिट अर्न किया 10 रुपीज। लेकिन ये तो जो 10% है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपीज पे जो रिटर्न है वो 10% है, और जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है वो मान लो हमने किया 15 रुपीज। अर्न कितना करना चाहिए था हमें? 10, लेकिन हमने कितना अर्न किया? 15। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ इसमें? 5% आपका एक्सेस हुआ। तो वो जो ये क्या है? 10%, 10%, ये है नॉर्मल प्रॉफिट। इवन कोई भी आज की डेट में बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है 100 रुपीज, तो उसको 10 रुपीज उस पर अर्न करेगा, लेकिन हमने अर्न किया 15%। इसका मतलब 5 रुपीज क्या है? हमारे सुपर प्रॉफिट है। तो ये जो 10 रुपीज है, इसको तो बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और ये जो है
ये जो कितना इससे हमने ज्यादा अर्न किया है वो है आपका इसमें सुपर प्रॉफिट। एग्जाम्पल देखिए, इसका फार्मूला देखिए। सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितने आपके 15, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो 10, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 रुपीज हो गया आपके सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट 100 रुपीज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 10% मीन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट की 100 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, डिवाइड कर दो उसको 100 से, वहां जाकर नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक्चुअल प्रॉफिट जो हो सकता है वो आपका एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है। ये आपको फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका एक एग्जांपल देखिए। एवरेज प्रॉफिट 20,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%। की मीन सबसे पहले हम ये देखते हैं 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, 8% से उसको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 16,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, 16,000। सुपर प्रॉफिट कैसे आएंगे? एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिया हुआ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 16,000, 4,000, और 4,000 आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज गिवन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8,000। कैपिटलाइजेशन मेथड मीन, कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है कि अब हम कैपिटल का यूज करेंगे। कैपिटलाइजेशन दो तरह से हो सकती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें सीधी सी बात यह है कि एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितने कैपिटल इन्वेस्ट करने चाहिए थे और कितने किए, कि जो प्रॉफिट हमें अर्न करने हैं, मान लो हमें 10 रुपीज अर्न करने हैं और मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, कि 100 रुपए पे आप 10 रुपया अर्न करोगे। तो 10 रुपीज अर्न करने के लिए आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 100 रुपीज। तो नल सी बात, और हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसमें मान लो 8 रुपीज, तो गुडविल कितनी हुई 2 रुपीज हो जाएगी। फार्मूला देखिए कैसे आएगा इसमें। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, here the goodwill is ascertained by deducting the actual capital employed, कि हमने एक्चुअल कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड की हुई, जो बिजनेस की नेट एसेट्स है, तो उसको डिडक्ट करना किसमें से? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन देख लीजिए, उससे आ जाएगा समझ में। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मीन एवरेज प्रॉफिट को हम उल्टा कर देंगे। 100 रुपीज अर्न करने के लिए हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है? सॉरी, 10 रुपीज अर्न करने के लिए हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 100, और 1 करने के लिए 10 बाय 100, और कितना प्रॉफिट अर्न करना है उसके हिसाब से। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फार्मूला है टोटल एसेट्स में से गुडविल को छोड़ के टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, या फिर ये कह लीजिए कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेज हैं उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस और जनरल रिजर्व है उनको ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फार्मूले आपके रहेंगे इसमें। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपका 50,000 रुपीज और नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपकी 10%। मीन सबसे पहले हमें ये देखना है इस 50,000 रुपीज को अर्न करने के लिए हमें कितने कैपिटल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 10 रुपीज अर्न करने के लिए हमें 100 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ रहा है,
तो 50,000 अर्न करने के लिए इसका उल्टा कर दो, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100/10, ये आ जाएगा आपके पास 5 लाख रुपीज। मीन 10 रुपीज अर्न करने के लिए 100, एक के लिए 100/10 और 50,000 के लिए मल्टीप्लाई बाई 50,000। फार्मूला आपका बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद आता है इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करना आपको कि जो नेट एसेट्स हैं उसमें से आपको आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देनी है, वो आ जाएगा आपका 3,50,000। तो गुडविल हो जाएगी आपकी इस कैपिटल में से। कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए थे हमें 5 लाख इन्वेस्ट करनी चाहिए। इन्वेस्ट कितनी की हमने 3,50,000, वो आपके पास आ जाएगी 1,50,000 गुडविल। सुपर प्रॉफिट में आपको कुछ नहीं करना, एक ही फार्मूला रहेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें आपको कोई माइनस नहीं करना पड़ेगा। एग्जांपल देख लीजिए, सुपर प्रॉफिट मान लो आपको 20,000 दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, गुडविल कैलकुलेट करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 2 लाख रुपीज। आज के लिए गुडविल के मेथड हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज कैसे होता है, गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, वो करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।